शाम के वक्त एक कार शहर से गांव की ओर आ रही थी। यार, ये कैसी अजीब सी सड़क है। चारों तरफ जंगल ही जंगल। मैंने ऐसी अजीब सड़कें आज तक नहीं देखी। हाँ, पर ये गांव तूने बोला था बड़ा मशहूर है। यहाँ तो नेटवर्क तक नहीं आ रहा। सोनम ने मोबाइल घुमाते घुमाते कहा। कार में 4 लोग थे। विक्रम 28 साल का, थोड़ा चिड़चिड़ा लेकिन हिम्मती। आर्या 26 साल की, गांव में पली बढ़ी लेकिन पढ़ाई के लिए शहर में। सोनम 25 साल की, आर्या की बचपन की दोस्त, थोड़ी डरपोक। अंशुल 27 साल का, विक्रम का कॉलेज दोस्त, मस्तीखोर लेकिन तेज दिमाग। वे सभी आर्या के गांव कांवरपुर जा रहे थे। आर्या के चाचा का देहांत हो गया था और गांव में एक पुरानी हवेली थी जहां उनका परिवार पीढ़ियों से रहता आया था। शाम ढल रही थी। आकाश में सूरज की आखिरी लालिमा बची थी। गांव के किनारे पहुंचते ही रास्ता संकरा हो गया। दोनों ओर पीपल और बरगद के पेड़, जिनकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। चारों आर्या के घर पहुंचे। सभी गाड़ी से उतरे। आर्या के सभी दोस्त चारों तरफ हैरानी से देखने लगे। अंशुल ने हैरानी से कहा, ये देखो कितने पुराने पेड़ हैं, और वो देखो पेड़ पर नींबू मिर्च टंगी है। सभी ने उस पेड़ की तरफ अपनी गर्दन घुमाई। उन्होंने देखा वहां उसी पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत पूजा कर रही थी। उस बूढ़ी औरत को पूजा करते देख और पेड़ पर नींबू मिर्च टंगा देख सभी हैरान हो गए। तभी पीछे से एक आदमी ने कहा, आप लोग घबराओ नहीं, वो हमारी माँ है। बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए हमारी माँ रोज शाम को पूजा करती है और नजर से बचने के लिए नींबू मिर्च टंगी है। एक बूढ़ा आदमी बोलता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया। अंशुल ने आर्या से कहा, आर्या, ये कौन है? मुझे नहीं पता, चाचा जी ने कभी इनके बारे में नहीं बताया। काका, आप कौन हो और आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने कहा, बिटिया, मेरा नाम सोहन है। तुम्हारे चाचा जी ने 1 महीने पहले ही मुझे काम पर रखा था। उनके चले जाने के बाद मैं ही इस हवेली का ध्यान रख रहा हूँ। अच्छा, पर कभी चाचा जी ने तो आपके बारे में कुछ नहीं बताया। सोहन थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, भूल गए होंगे बिटिया, साहब को बीमारी के साथ थोड़ी भूलने की बीमारी भी लग गई थी। भूलने की बीमारी? पर मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। वो जब भी फोन करते थे मुझसे अच्छे से ही बात करते थे। अरे बिटिया, वो साहब इसलिए नहीं बतात रहे काहे कि तुम परेशान ना हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए अब अंदर चलिए, थोड़ा आराम कर लियो। आर्या को सोहन काका की बात थोड़ी अजीब सी लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सभी आराम करने चले गए। उनके जाने के बाद सोहन काका ने चैन की सांस ली। आर्या के दोस्त घर में घुसते ही चारों तरफ देखने लगे। उन्होंने सोचा नहीं था कि गांव में ऐसा घर हो सकता है। सोनम ने कहा, आर्या, तू तो बहुत अमीर है, ऊपर से इतना आलीशान घर है तेरे पास जिसकी तू इकलौती मालकिन। मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब से यही रहना मेरे साथ। आर्या ने अंशुल और विक्रम को उनके रहने के लिए कमरा दिखाया, फिर सोनम को लेकर अपने कमरे में आ गई। रात हो चुकी थी। चारों आर्या के कमरे में बैठकर गप्पे मार रहे थे। तभी वहां सोहन काका आए और बोले, चलो बच्चा लोग खाना खा लीजिए। तुम्हारे लिए खाना आज हमारी अम्मा बनाई है। चलिए हमारे घर में। सभी सोहन काका के घर में गए। सोहन की माँ ने सभी को खाना परोसा। खाना खाने के बाद सोहन काका उन्हें छोड़ने हवेली के दरवाजे तक आए। विक्रम ने देखा वह थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। विक्रम ने कहा, क्या हुआ काका, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरे बेटा, हम क्या बताए तुमको, तुम लोग शहर में पले बड़े हो, हमारी बात पे तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा। अरे काका, आप बताओ तो सही बात क्या है? बेटा, वो बात ये है कि इस हवेली माँ किसी बुरी शक्ति का वास है और रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आवत है। हमारी माँ ने तो भूत भी देखा है। सोहन काका की बात सुन चारों शॉक हो गए। सोनम ने डरते हुए कहा, भूत? काका, क्या सच में इस हवेली में भूत है? हाँ बिटिया, और वो भूत हमारी बेटे बहू के मार डाल दें लग, लेकिन का कायर सकत है बिटिया भगवान के मर्जी के आगे। इतना बोलकर सोहन काका रोने लगा। आर्या काका की बात सुन हैरान हो गई। उसने काका से कहा, ये आप क्या बोल रहे हो काका? इस हवेली में भूत? मैं तो यहाँ आती रहती थी, चाचा जी ने तो कभी नहीं बताया, और न ही मैंने ऐसा कुछ देखा या सुना। यहाँ कोई भूत चुड़ैल नहीं है, आपको गलतफहमी हुई होगी। बिटिया, हम कोनो झूठ नहीं बोलत है, हमारा बच्चा लोगन के भूत ही मारा, और तुमरे चाचा के तो खुद भूत सीढ़ी से धक्का दे के मार देला। हमारी माँ देखी रही, तभी से तो वो रोज शाम के पूजा करेला और नींबू मिर्च पेड़ पर टा गैली।
इतना कुछ हो गया और मुझे इसकी कोई खबर नहीं। मुझे लगा था चाचा जी बीमारी के कारण चल बसे। देखा बच्चा लोग, हमको तुम लोगन की फिक्र है, इसलिए हम बता दिए रात को अकेले कहीं बाहर नहीं जाएगा। अब हम चलत। इतना बोलकर सोहन काका वहां से मंत्र जाप करते हुए चले गए। आर्या सोचने लगी और बोली, पता नहीं क्यों मुझे काका की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा और उनका बिहेवियर भी मुझे अजीब सा लग रहा है। सोनम ने डरते हुए कहा। लेकिन आर्या, अगर काका की बात सही हुई तो भूत ने हमें भी मार दिया तो? विक्रम ने कहा। इस हवेली में भूत है कि नहीं वो तो अब यहाँ रहने के बाद ही पता चलेगा। तुम सही कह रहे हो विक्रम। चलो अब सोने चलते हैं, काफी रात हो गई। लेकिन ध्यान रहे, रात को अकेले कहीं मत जाना। इसके बाद सभी सोने चले गए। सोनम आर्या के साथ उसके कमरे में सोई और विक्रम, अंशुल एक कमरे में। दूसरी तरफ सोहन काका अपनी माँ के साथ बैठा था। उसकी माँ ने कहा, तुमको कलागत है बेटा, वो लोग तुम्हारी बात में विश्वास किए होंगे। का पता माए, वो लोग शहर में रहे वाला होके, पता नहीं हमारी बात पे विश्वास होके कि नहीं। चल तुम सुईत जाओ, बाकी कल देखल जाए। इतना बोलकर दोनों माँ बेटे सो गए। आधी रात का समय था, सब गहरी नींद में सो रहे थे। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक से हवेली में एक आवाज गूंजने लगी। तेरी रात है पिया, अब तो धड़काओ न जिया, चांद भी गिराया अकेले दिल का मियां, तेरे ख्यालों में। ये इतनी रात को कौन गाने बजा रहा है? आराम से सोने भी नहीं देते। कहीं ये आर्या और सोनम तो नहीं? चल के देखता हूँ। इतना बोलकर अंशुल उठा और आर्या के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में उसने देखा कि दोनों आराम से सो रहे हैं, लेकिन गाने की आवाज अभी भी आ रही थी। हर पल बेकरार रहे अब। आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? चल के ढूंढता हूँ। वह काफी देर से हवेली में अकेले घूमता रहा। फिर वह एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचा। आवाज अंदर से आ रही थी। वह कमरे में गया। वह भौंचक्का रह गया। वह जिस कमरे में खड़ा था, वह कमरा किसी राजा महाराजा का कमरा लग रहा था। और सबसे अजीब बात, उस कमरे में एक औरत खड़ी थी उसकी तरफ पीठ करके। उसने देखा वह औरत बाहर चांद को देख रही थी और उसके शरीर का कुछ भाग नीला था। अंशुल सोचने लगा, ये औरत कौन है? आर्या ने तो कुछ नहीं बताया और न ही सोहन काका ने। कहीं ये भूत तो नहीं? अंशुल डरते हुए उस औरत के पास गया और डरते हुए बोला, आप कौन हो और इस हवेली में क्या कर रहे हो? अंशुल की आवाज सुनते ही वह औरत पीछे मुड़ी। उसे देखते ही अंशुल जमीन पर गिर पड़ा। आप कौन हो? ये मेरा कमरा है। तू यहाँ क्यों आया है? भाग जा यहाँ से, भाग जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। खून पी जाऊंगी तेरा मैं। तभी दूसरी तरफ से आर्या के चिल्लाने की आवाज आती है। अंशुल, विक्रम, सोनम, सोहन काका, जल्दी आओ यहाँ। कहाँ हो तुम सभी? जल्दी आओ। आर्या की आवाज सुन अंशुल ने अपनी गर्दन दरवाजे की तरफ मोड़ी। जब वह उस औरत को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा वह औरत कमरे में नहीं थी। वह उठा और आर्या की तरफ भागा। वह आर्या के पास पहुंचा तो देखा वह जमीन पर घबराई हुई पड़ी है। वहां सोनम और विक्रम भी आए। विक्रम ने आर्या से पूछा, क्या हुआ आर्या? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और नीचे जमीन में क्यों बैठी हो? क्या हुआ? तुम क्यों चिल्लाई? वो देखो सामने क्या है। जब सबने सामने देखा तो वहां जमीन पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। चारों घबरा गए। सोनम ने डरते हुए कहा, ये इसका मतलब सोहन काका सही कह रहे थे, इस हवेली में सच में भूत है। तुम कितना डरती हो सोनम? कंकाल ही तो है, किसी ने यहाँ रख दिया होगा। आर्या ने बस रात को देखा तो वो डर गई होगी। नहीं विक्रम, सोनम सही बोल रही है। इस हवेली में सच में भूत है। ये कंकाल यहाँ चलकर आया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आर्या की बात सुन विक्रम खामोश हो गया। तभी अंशुल ने कहा, मैं सोया था तब मुझे गाने की आवाज आई और गाने की आवाज के पीछे मैं यहाँ बगल वाले कमरे में गया। वह कमरा एकदम शाही कमरा लग रहा था और वहाँ एक औरत थी जिसका आधा शरीर नीला था और आंखें लाल थीं, चुड़ैल जैसी दिख रही थी। आर्या ने चौंकते हुए कहा, क्या? शाही कमरा? लेकिन इस हवेली में तो ऐसा कोई कमरा नहीं। सारे कमरे वैसे ही है जैसे कमरे में हम अभी रह रहे हैं। मैंने इस हवेली का एक एक कमरा देखा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। तुम चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। तीनों अंशुल के साथ उस कमरे में पहुंचे तो देखा वह कमरा बाकी कमरों की तरह ही है। कोई शाही कमरा नहीं है। लेकिन उन्हें उस कमरे में खून की बूंद मिली। चारों घबरा गए और वापस कंकाल वाली जगह पर आ गए। उन्होंने देखा कंकाल वहां से गायब था। चारों बहुत डर गए।
चारों आर्या के कमरे में गए और रात भर चारों वहीं बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह के 8 बज रहे थे। चारों आर्या के कमरे में सो रहे थे। सोहन काका उन्हें उठाने आए। उठो बच्चा लोग, कितना सोता है तुम शहर का। लोग देखा सूरज निकल आया है, जल्दी उठो। सोहन काका की आवाज सुन चारों उठ के बैठ गए। काका ने पूछा, और बच्चा लोगन नींद बढ़िया आए ना? रात के कौनो दिक्कत परेशानी तो नहीं होइल ना? तभी सोनम बोली, काका आपने सही बोला था, इस घर में सच में भूत है। रात को हम चारों खुद अपनी आंखों से देखा। वो कंकाल, खून की बूंदें, और अंशुल ने तो किसी औरत को देखा भी था। हम तो पहले ही बोले रही, लेकिन तुम लोगन ही हमारी बात पर विश्वास नहीं करला। काका, आप किसी तांत्रिक को जानते हैं। हमें इस हवेली से भूतों को भगाना है। ये मेरा घर है, मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। बिटिया, हम पहले एक तांत्रिक के बुलाए के भूत लोगन के भगाए कर कोशिश कर रही, लेकिन वो भूतों कर शक्ति और बढ़ गई। लेकिन हम एक और तांत्रिक के जनेला हम ऊ के लेकर आए। ठीक है काका, आप उनको लेकर आओ। ठीक है, तुम लोगन मुंह हाथ धो के खाना खाई आओ। हमारी माँ नाश्ता तैयार की है, हम तांत्रिक के बुलाए जाती। इतना बोलकर सोहन काका वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विक्रम ने सोचते हुए कहा, हमने भूतों को देखा, चलो हमने केवल कंकाल ही देखा, पर अंशुल ने तो एक औरत को देखा जो भूत जैसी दिख रही थी। फिर उसने अंशुल पर हमला क्यों नहीं किया? पता नहीं, वो तो। चलो अभी नाश्ता करने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। चारों नाश्ता करने सोहन काका के घर पहुंचे। उन्होंने देखा काका की माँ हाथ में नीली साड़ी लिए हुए थी। चारों को देख के वो घबरा गई और बोली, बच्चा लोगन, तुम इतनी जल्दी आ गए? अंशुल उस बूढ़ी औरत के हाथ में नीली साड़ी को ध्यान से देखते हुए बोला, क्यों, हमें अभी नहीं आना चाहिए था क्या? अरे नहीं बेटा, कैसन बात कर तो आई ना। चला बैठा तुम लोगन, हम खाना लगा थी। चारों ने नाश्ता किया और वापस हवेली चले गए। बूढ़ी औरत अकेले बैठकर सोचने लगी। कहीं उन लोगन के हमरा पर शक तो नहीं हुई ना? दूसरी तरफ चारों बैठे थे। अंशुल ने कहा, आर्या, ये सोहन काका और उनकी माँ कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तुमने देखा अभी जो उनके हाथ में साड़ी थी, वो साड़ी कल रात को उस औरत ने पहनी थी जिसे मैंने देखा। ये लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, और काका की माँ हम सभी को देख के कैसे घबरा गई थी। हाँ, घबराई हुई तो लग रही थी। अगर ये हमसे कुछ छुपा भी रहे हैं तो क्यों छुपा रहे? तुम इन्हें नहीं पहचानती हो, न इनके बारे में तुम्हें कुछ पता है। हमें गांव वालों से इनके बारे में पूछना चाहिए, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। ठीक है, मैं और सोनम जाकर पता करके आते हैं गांव वालों से। सोनम और आर्या हवेली के सबसे पास वाले घर में गए। वहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी थी। आर्या ने कहा, दादी, मैं आर्या यहाँ हवेली में रहती हूँ। आप हवेली काम करने वाले काका के बारे में कुछ जानते हो? वो कब से यहाँ काम कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं? तुम उस सोहन के बारे में पूछ रही हो क्या बेटी? वो सोहन कहाँ से आया है वो तो नहीं पता बेटा, लेकिन मैं उसे 1 महीने से देख रही हूँ। पहले वो अपनी माँ के साथ ही रहता था, लेकिन हवेली के मालिक के मरने के बाद जवान आदमी और एक औरत को आते जाते देखा है कभी कभी। सोनम ने चौंकते हुए कहा, कहीं वो काका के बेटे बहू तो नहीं? पर काका ने तो कहा था कि उनके बेटे बहू मर चुके हैं और उन्हें भूत ने मारा है। क्या भूत? हवेली में कब से भूत आ गया और सोहन के बेटे बहू इस हवेली में मरे हैं? मैं तो हवेली में आती जाती रहती थी, हाल चाल पूछने। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। और उस सोहन के बेटे बहू भी थे, मुझे तो पता नहीं। इसका मतलब सोहन काका जरूर कुछ बड़ा छुपा रहे। ठीक है दादी, हम चलते हैं। ठीक है बेटी। जिसके बाद सोनम और आर्या वापस आ गए। विक्रम ने आर्या से पूछा, कुछ पता चला उनके बारे में? वो कहाँ से आए हैं वो तो नहीं पता, पर गांव की एक बूढ़ी महिला ने बताया कि मेरे चाचा जी के मरने के बाद काका के यहाँ कोई जवान औरत और एक आदमी आते रहते हैं। हमको चलकर उनसे पूछना चाहिए वो हमसे क्या छुपा रहे हैं। हो ना हो कल रात हमने जो देखा उनके पीछे इन्हीं का हाथ है। ठीक है, चलो। नहीं, इस बार मैं और अंशुल जाते हैं और पता करके आते हैं वो हमसे कुछ छुपा रहे। वो सीधे सीधे तो कुछ बताएंगे नहीं। हाँ, तुम दोनों ही जाओ। अब तो मुझे डर भी लगने लगा है। इसके बाद अंशुल और विक्रम काका के घर पहुंचे। वो अब भी कमरे के बाहर ही खड़े थे कि उन्हें 3-4 लोगों की हंसने की आवाज आई। दोनों बाहर ही खड़े रहे। तभी सोहन काका ने कहा, बेटा,
ऊ लोगन के ई बार इतना डरना कि ऊ लोग हवेली छोड़ के भाग जाए। हाँ पिताजी, उनको आज इतना डराएंगे कि वो भागने को मजबूर हो जाएंगे और वापस कभी गांव नहीं आएंगे। तभी काका की माँ ने कहा, बेटा आज कुछ भी करके उन्हें यहाँ से भगा दो। अब गरीबों के जैसे कितने दिन नाटक करते रहे। 1 महीने से नाटक करते करते मैं थक गई हूँ। जाओ कविता, तुम भी चुड़ैल जैसा मेकअप कर लो। तुम पीछे ही रहना, जब तक मैं न बुलाऊं मैं भी तांत्रिक की तरह तैयार हो जाता हूँ। उनकी बात सुन अंशुल और विक्रम हैरान हो गए। विक्रम ने अंशुल से कहा, ये तो आर्या की हवेली हड़पना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। दोनों वापस आए और उनकी सारी सच्चाई आर्या और सोनम को बताया और कहा, देखो अभी हमको भी कुछ देर के लिए नाटक करना होगा। अभी काका आते होंगे। सोनम तुम अपने फोन का कैमरा ऑन करके किसी कोने में रख देना। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। जब तक वो नहीं आते हमको भी एक्टिंग करनी होगी, ठीक है? कुछ देर बाद काका अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर आए, जो कि तांत्रिक के भेष में उनका ही बेटा था। तांत्रिक बोला, इस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। उनकी अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण इस हवेली में उनकी मुक्ति और इच्छा पूरी के लिए उनसे उनकी इच्छा पूछना पड़ेगा। तुम सभी इधर एक कोने में बैठ जाओ। जिसके बाद तांत्रिक ने आग जलाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा और बाकी सब एक कोने में बैठ गए। तभी तांत्रिक ने कहा, आत्मा को बुलाने के लिए सब अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो स्वाहा। तांत्रिक के बोलने पे सभी ने अपनी आंख बंद की और तांत्रिक के साथ स्वाहा बोलकर अपनी आंख खोली तो देखा उनके सामने एक भयंकर और डरावनी औरत खड़ी थी। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां पुलिस आ गई, जिसे देख सोहन काका, तांत्रिक और औरत तीनों डर गए। तांत्रिक ने कहा, पुलिस क्यों आई है यहाँ? क्योंकि हमने बुलाया है इन्हें। आपको क्या लगता है नाटक केवल आप कर सकते हो? हमको सारी सच्चाई पता लग चुकी है। अंशुल और विक्रम आपके घर गए थे, जहां उन्होंने आप लोगों की सारी बात सुन ली और आपका जो सपना था इस हवेली को हड़पने का, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। पुलिस ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, चलो तुम धोखेबाजों का पाप का घड़ा भर गया है। अब तुम्हारे परिवार का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। बाकी का नाटक अब जेल में करना। पता नहीं तुमने कितने परिवारों के साथ धोखा किया होगा। पुलिस सोहन के पूरे परिवार को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। आर्या अब बहुत खुश थी अपनी हवेली में। If you enjoyed this video, please like, comment and subscribe for more content. Thanks for watching.